types of reactions in organic chemistry. Okay, types of reaction in organic chemistry. So first, nucleophilic substitution reaction. Second, elimination reaction. Third, addition reaction. And fourth is rearrangement reaction. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में यूज होना है। हर एक चैप्टर में ये अलग अलग दी हुई है, बेटर है उनको एक साथ पढ़ लें, उसके बाद वहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन किसका? हमने सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े हैं, हम उन सबको यूज करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इन तीनों टाइप में हम बहुत सारे रूल्स भी पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब का यूज आपने 11th में किया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम उठाते हैं इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हेलो एल्केन्स वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 80% पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। सो टेक केयर ऑफ दिस। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। We will take one example. RH, हेलोएल्केन, X for हेलोजेंस। हेलोएल्केन्स को यदि हम एक न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोलिविंग स्पीशीज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये OH इस X को रिप्लेस करेगा, अब खुद वहां आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन इसे ही कहते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास दो रास्ते हैं। ओके, इसके हमारे पास दो वे हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में X निकल जाए, बचे हुए स्पीशीज में फिर OH आके अटैच हो। सेकेंड ऑप्शन ये है, यहां से X का निकलना होता है और OH का आना होता है। इमेजिन करिए इस रूम में यदि 4 बच्चे हैं और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 की है, ठीक है, तो एक समय में इसमें 4 फाइनली होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी शो करता है। अब यदि एक एक्स्ट्रा बच्चा आना चाह रहा है तो या तो ये हो जाए कि यहां से पहले एक बच्चा चला जाए, उस केस में इस रूम में सिर्फ 3 बच्चे बचे। ओके, रूल के हिसाब से ये तो कमी हो गई, होना चाहिए थे 4, लेकिन यहां पर है 3। जब वो बच्चा चला गया, यहाँ 3 बच्चे बचे, तब उसी समय के उसके बाद एक बच्चा आता है। जो बच्चा आ रहा है उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगला बंदा कहाँ से गया। हो सकता है वो उसी जगह पे आके बैठे, या हो सकता है वो दूसरी जगह जाके बैठे। इसका मतलब इस
जब हमारे पास 3 बच्चे बचे हुए थे, उस समय 2 पॉसिबिलिटीज थी कि वो आने वाला जो बच्चा है जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो या तो उसी जगह पे बैठेगा या दूसरी जगह बैठ सकता है। इसका मतलब उसके पास दोनों ऑप्शन खुले थे। ठीक, एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस कंसिडर करिए कि 4 बच्चे ऑलरेडी थे, 5वें को आना है, वो किसी को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। हो सकता है वो बच्चा इस तरफ से आ रहा है और इस बच्चे ने उठ के जाना चालू किया। एक ये सिचुएशन आपको मिलेगी जिसमें 4+1 मतलब ना ही वो पूरा आया माना जाएगा, ना ही ये पूरा गया माना जाएगा। इसका मतलब उस समय एक ऐसी सिचुएशन मिल रही है जो कि 4 से ज़्यादा पर्सन कैरी कर रहा है। मतलब ये लॉजिकली ठीक नहीं था, क्योंकि डिसाइडेड था 4 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो मतलब एक समय हमको एक अनस्टेबल सिचुएशन मिली ना, तो उस समय अब उसका पूरी तरीके से जाना हो जाएगा और इसका पूरी तरीके से आना हो जाएगा। डेफिनेटली श्योर है कि जहाँ से वो बच्चा उठ के जा रहा है उसके अपोजिट साइड में ही ये बच्चा आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसका जल्दी क्लास में एनरोल होना या रूम में अटैच होना मानना है, तो वो जल्दी आके बैठ जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इस समय हमें 2 केस देखना है। एक में बच्चा पहले चला जाता है, दूसरे में एक का जाना होता है और अगला आना होता है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी फर्स्ट haloalkane or RH will dissociate it into R plus and X negative. Okay? पहले स्टेप में ये टूटेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अब ये जो स्पीशीज जनरेट हो रही है, हमने कहा था ये अल्काइल है, तो ये अल्काइल का कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है, मतलब हम इसे कार्बोकेटाइन कहेंगे। ओके, सो ये है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये आपने लेवल में पढ़ा हुआ है। कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसका मतलब ये प्लेनर है। ये प्लेनर है इस तरह से। जब ये इस तरह से है तो इसकी एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, एक प्योर p ऑर्बिटल। ये इसकी 120 के एंगल से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए sp2 वाले, और एक प्योर p प्लेन पर इस तरह से परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। ठीक, उस पे प्लस डेंसिटी है। ठीक, अभी प्लेनर है। सेकंड केस, पहला स्टेप तो स्लो ही चल रहा है क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल था। हमने कंडीशन प्रोवाइड की तो इसे ऐसा टूटना पड़ा। जब ये टूट रहा है तो ये हम स्लो स्टेप लेंगे। ठीक, लेकिन इसके बाद जैसे ये जनरेट होगा, ये तो अनस्टेबल है, इसका मतलब सेकेंड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा। सेकेंड स्टेप फास्ट होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहेगा। सो दिस इज फास्ट स्टेप। ओके, अब इस OH को, इस न्यूक्लियोफाइल को दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। चूंकि ये प्लेनर है, इस तरह से प्लेनर है, तो प्लेनर स्पीशीज पर OH बोलता है मेरी मर्जी, चाहे मैं ऊपर से अटैक करूं चाहे मैं नीचे से अटैक करूं। इसका मतलब ये हुआ कि R के साथ में हमारे पास 2 ऑप्शन खुल रहे हैं। R के साथ में 2 ऑप्शन खुल रहे हैं। एक तो वो जिसमें जहां से H अलग हुआ था वहीं पर OH जुड़ेगा। मतलब यदि ये प्लेन के ऊपर का X गया तो OH ऊपर ही जुड़ रहा है। ठीक, 50% मॉलिक्यूल में तो ये होगा, 50% में ये होगा कि OH अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ सकता है। इसका मतलब फिर हम ये निकालेंगे कि ये इसमें ऐसी स्पीशीज मिलेगी। ठीक है, फिर से RH पहले डिसोशिएट होगा, उसमें स्लो स्टेप हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और स्टेबल नहीं है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है तो बहुत जल्दी स्टेबल होना चाहेगी, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों ऑप्शन थे प्लेनर होने के कारण। वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी प्लेन के
बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो 50-50% दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह से यदि इसे देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस बंदे ने रिटेन रखा है। इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, मतलब जो स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल अटैच था वो प्लेन के ऊपर था यदि, तो अब उसके अपोजिट आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों चीजें हमें यहाँ मिलेंगी। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर किसका? 50-50% का, 50-50% का। ठीक, यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव था, ये कॉन्फ़िगरेशन यदि ऑप्टिकली एक्टिव था और सपोज करिए ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेक्स्ट्रो बनेगा और ये लीवो बनेगा। सिंपल। यदि डेक्स्ट्रो का रिटेंशन होता है तो डेक्स्ट्रो ही मिलेगा और डेक्स्ट्रो का इन्वर्जन हो रहा है तो लीवो मिलेगा। इस तरह से हमें ऑप्टिकली एक्टिव दोनों तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे। किस तरह से? रिटेन या 50-50। मतलब सिंपल कि जब डी और एल फॉर्म दोनों ही यहाँ पर इक्वल मोलर में इक्विमोलर अमाउंट में मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भाई इसने बोला भाई कि राइट साइड घूम जा 30 एंगल से, तो ये बोलता नहीं अब तो लेफ्ट साइड घूम जा 30 एंगल से, तो बंदा तो वहीं की है। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर आर दोज मिक्सचर्स of optically active compounds which carry equimolar amount of dextro and levorotatory compound and becomes optically inactive. Clear है? Second way, sorry, one more thing. R X R plus X negative. This is slow step. And R plus OH negative they form suppose RH. Okay, ये फास्ट है। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गई थी। इस स्लो स्टेप हमेशा यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एक से ज़्यादा स्टेप में वो हो रही है तो उस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो पूरी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करता है। तो स्लो स्टेप को हम हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, RDS। RDX नहीं बोल रही हूँ, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है, ये RDS हुआ इसका, और RDS में कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ एक। अभी आपने मॉलिक्यूलरिटी नहीं पढ़ी है काइनेटिक्स की, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम उसकी बैलेंस इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं उसे कहेंगे। तो इस केस में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम SN1 कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। किस बात पे? रेट डिटरमाइन करने वाले स्टेप में। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे इसे। क्लियर है? चलिए अब हम सेकेंड वे की बात कर रहे हैं। इस वे में हमारे पास RX है, ठीक, तुरंत OH या एक न्यूक्लियोफाइल आता है, हमने ऐसी कंडीशन दी है कि इसे जाना है और इसे आना है। तो सेकेंड वे क्या था वो देखते हैं। होता ये है, ये यहां से तो आने से रहा क्योंकि इधर पे भी इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा दिख रही है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो भाई मेरे मोहल्ले में तुम आना नहीं कंसेप्ट चलेगा, ये इसे आगे दिखाएगा, इस रास्ते तो तुम आना नहीं। तो ये स्मार्ट बंदा क्या करेगा? यहां से जाएगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा। भाई तू अपने आप खुश है, मैं तो अपना जुगाड़ लगा रहा हूँ। वो बैक साइड से आएगा और आके उसकी एंट्री
चुकी है, एंट्री स्टार्ट हो चुकी है और ये पावरफुल है। डेफिनेटली इसकी हालत खराब, इसे तो जाना ही है। तो अब हमारे पास एक कंडीशन ये आती है, ये भी अनस्टेबल स्पीशीज है, इसमें चार्ज नहीं है, लेकिन कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट होता नहीं है। तो यहाँ ना ही उसकी ये वैलेंसी कंप्लीट दिख रही है, ना ही उसकी ये वाली वैलेंसी कंप्लीट दिख रही है। इसका मतलब ये भी अनस्टेबल स्पीशीज है। तो इससे इस तक बनने की देरी बस थी, इसका मतलब ये स्लो स्टेप हुआ। उसके बाद बहुत जल्दी से ये सुकून में रहना चाहेगा, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, इसका पूरा निकलना हो जाएगा और OH का पूरा जोड़ना हो जाएगा इस तरह से। तो अब क्या मिला आपको, मान लो ये D फॉर्म था तो ये L फॉर्म मिला। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन तो होना ही है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन तो होना ही है। यहाँ रिटेंशन वाला कोई भी बात नहीं सोचना। तो यहाँ पर इन्वर्जन तो होगा ही, इन्वर्जन होगा। ये बात वाल्डन ने बताई थी, इसलिए इसका नाम वाल्डन इन्वर्जन भी है। ओके, सो इन्वर्जन तो होगा। अब इसमें यदि अपन D फॉर्म लेके कर रहे हैं तो हमें L फॉर्म का बंदा मिलेगा। क्लियर है? अब चूंकि इसमें स्लो स्टेप में 2 स्पीशीज यूज हो रही हैं, इसलिए इस तरीके को हम SN2 बोलेंगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है?